नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद गहतोड़ी ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा किसी स्वार्थ से नहीं दिया, बल्कि सीएम के चंपावत से विधायक बनने में क्षेत्र का बेहतर विकास हो सकेगा, इस सोच के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो चंपावत के जो सिटिंग विधायक थे कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने आज ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब इसी सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है 24 तारीख को, क्योंकि एक बड़ी बैठक उस दौरान होनी है। साथ ही साथ कैलाश गहतोड़ी ने कहा, मैंने किसी स्वार्थ में इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि इस इलाके का, चंपावत का बेहतर विकास मुख्यमंत्री के शासन के दौरान हो सकता है। हमको साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन में मैं किसी लायक नहीं था। दो बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। वहीं कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि कैलाश गहतोड़ी ने क्षेत्र में काफी काम किया है, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा और उनकी जीत होगी। पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में कैलाश गहतोड़ी जी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समग्र विकास के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से और जो भी उनको दायित्व था उसके नाते वो लगातार काम करते रहे हैं। और उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है। उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। माँ पूर्णागिरी है, माँ गुलजू है, माँ बरहई है, वो क्षेत्र माँ शारदा का तट है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए, उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से अब की बार तो जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, मैं कहूँगा कि माँ पूर्णागिरी ने, माँ शारदा ने मुझे वहाँ बुलाया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से चंपावत के लिए रवाना हो गए हैं। चंपावत जिले में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। चंपावत से विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं सीएम। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी है। पार्टी संगठन के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है, जिसके लिए देहरादून से चंपावत के लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं। चंपावत की सीट से ही उपचुनाव सीएम धामी लड़ेंगे। विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पुष्कर सिंह धामी देहरादून से चंपावत के लिए निकल चुके हैं, क्या जानकारी? आज वहां पर एक बैठक भी होनी है। बिल्कुल गुंजन, देखिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री देहरादून से थोड़ी देर पहले चंपावत के लिए रवाना हो गए हैं और पार्टी प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ में आज बातचीत करेंगे और अपनी चुनावी जो रणनीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है उसको धार देने की कोशिश होगी। लिहाजा अभी थोड़ा सा एक अनऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के चुनाव को लड़ने की जो स्थिति है वो बिल्कुल तरह से स्पष्ट हो जाएगी, यानी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री चंपावत के दौरे पर हैं। चंपावत में पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में वो बातचीत करेंगे और जिस तरह से आज सुबह ही चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना त्यागपत्र विधानसभा स्पीकर को सौंपा है। पार्टी प्रदेश संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये जरूर मानिए कि अब पूरी तरह से ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि अब मुख्यमंत्री धामी चंपावत से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी ये जानकारी मिल रही है कि आगामी 24 अप्रैल को भाजपा संगठन की एक बड़ी बैठक देहरादून में होगी। उसमें उपचुनाव को लेकर जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर बड़ा मंथन होगा और मंथन के बाद में ही ये तय किया जाएगा आखिरकार कौन सी ऐसी डेट होगी जिसको लेकर एक प्रारूप और एक प्रस्ताव वो निर्वाचन विभाग को सौंपेंगे कि आखिरकार इस डेट के लिए ये तारीख चुनाव के लिए सटीक होगी। उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चंपावत में
कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। के वहां पर एक बड़ी पदाधिकारियों के बैठक साथ भी में होनी है, बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे। थोड़ी ही तो देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर मिल रही है, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के चंपावत से चुनाव लड़ने को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और चंदन राम दास ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम चंपावत से चुनाव जीत जाएंगे। तो आपको बता दें, जो मौजूदा सिटिंग विधायक थे वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब चंपावत से ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। मैं ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कैलाश गौतोड़ी जी का, चंपावत की जनता का, कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड के विकास के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कैलाश गौतोड़ी जी ने पिछले 10 साल से लगातार चंपावत की सेवा करी है, उसी सेवा भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाएंगे और जो उनकी मूल भावना है विकास की, जो विकास से वंचित रहा है क्षेत्र, कहीं ना कहीं वो मूल भावना को पूरी की जाएगी। कैलाश गौतोड़ी जी ने माननीय मुख्यमंत्री के लिए अपनी विधानसभा की सीट छोड़ी है। मैं आदरणीय गौतोड़ी जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और चूंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना है और संगठन ने जो तय किया वो आज चंपावत सीट खाली हुई है। और मुझे लगता है कि अब निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव डिक्लेयर करेगा, हम मजबूती के साथ ऐतिहासिक जीत माननीय मुख्यमंत्री की होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, चार धाम में वेरिफिकेशन पर सीएम धामी का बयान सामने आया है। देवभूमि कोई शरणालय नहीं है, कोई भी आकर रहने लगे, सीएम धामी ने कहा है। कौन कहां से आकर रह रहा है, इसके लिए वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा बयान पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप। ऐसा केवल यात्रा के संबंध में नहीं कहा है, और ये चूंकि यात्रा चल रही है इसलिए यात्रा के सीजन में बात आई है। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो या संस्कृति की दृष्टि से हो। हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है, तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरणगाह इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है। और विनोद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सीएम धामी ने पहले भी इसको लेकर एक बयान दिया था, वेरिफिकेशन की बात उनकी ओर से कही गई थी, जब सवाल भी कड़ी खड़े हुए थे, लेकिन अब फिर से बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं देवभूमि कोई शरणालय नहीं है, कोई भी आकर रहने लगे। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तराखंड में वेरिफिकेशन चलाने के निर्देश दिए थे, उसको लेकर आज पुलिस विभाग ने सख्ती बरतते हुए पूरे प्रदेश भर में अपना स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दिया है। यानी अगले 10 दिनों के लिए पुलिस विभाग की तरफ से सत्यापन अभियान चलेगा। और जिस तरह से लगातार 3 से 4 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री के तमाम बयान आ रहे हैं कि उत्तराखंड कोई ऐसा शरणालय नहीं है जहां पर कोई भी आए और वहां की आकर शरण ले ले। और जिस तरह से चारधाम यात्रा का संचालन अभी कुछ ही दिनों में होना है, उसको जोड़कर भी वेरिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी ज़रूर मांग उठ रही थी, चाहे तीर्थ पुरोहित हो या फिर तमाम जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं, स्वामी स्वरूप, उनके माध्यम से भी ये मांग उठ रही थी कि चारधाम यात्रा में केवल हिंदू ही प्रवेश करे। उसको लेकर पूरी तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर वेरिफिकेशन चलाया जाए, उत्तराखंड कोई शरणालय नहीं है जहां पर कोई भी आकर शरण ले ले, उसको देखते हुए आज पुलिस विभाग ने अपना काम शुरू कर दिया है और अगले 10 दिनों के लिए पूरे प्रदेश भर में वेरिफिकेशन यानी सत्यापन अभियान पूरी जोरों शोरों से चलेगा। और जिस तरह से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रखने की एक बात यहाँ पर की जा रही थी, चाहे पूरे प्रदेश में कोई भी कहां से रह रहा हो, उसको लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है, पुलिस भी अब संजीदा नजर आ रही है। ठीक है, आप बने रहिए विनोद हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। धामी सरकार में बनाए जाएंगे 100 दर्जाधारी मंत्री। 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में मंथन होगा।
देहरादून में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक करेंगे। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर संगठन की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार में दर्जाधारियों के एडजस्टमेंट को लेकर 24 अप्रैल को महामंथन होगा, यानी कि एक बड़ी बैठक 24 अप्रैल को होनी है। सरकार में दर्जाधारी जो मंत्री हैं उनके एडजस्टमेंट को लेकर मंथन किया जाएगा। संगठन की ओर से इसको लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। जो बैठक होनी है उसको लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। विनोद हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी है 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि धामी सरकार में करीब 100 से ज़्यादा दर्जाधारी मंत्रियों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर भाजपा संगठन और सरकार की बीच में बिल्कुल बातचीत हो गई है और जल्द ही धामी सरकार में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे दर्जाधारी हैं जिनकी नियुक्तियां की जाएगी। हालांकि अभी 24 अप्रैल को भाजपा संगठन की एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून पहुंचेंगे और बड़ी बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्यों के साथ साथ उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ में वो बातचीत करेंगे। प्रमुख मुद्दा ये भी होगा कि उत्तराखंड के चंपावत से उपचुनाव मुख्यमंत्री लड़ेंगे और दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि धामी सरकार में अब राज्य मंत्री किस तरह से बनाया जाए, 24 तारीख की बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाएगा, किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाएगी, देखने वाली बात होगी। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेंड हुए युवाओं को रोजगार देने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही आगामी दिनों में होटल इंडस्ट्री और सिडकुल में युवाओं को रोजगार देने के लिए योजना तैयार की गई। कौशल विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में तकरीबन 5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। उन सभी युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए होटल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। माननीय स्पीकर महोदया के चैम्बर्स में एक मीटिंग बुलाई गई थी। कौशल विकास के सारे अधिकारी थे, मैं था और माननीय अध्यक्ष जी खुद वहाँ पे मौजूद रहीं और कुछ उनकी क्वेरीज थी उत्तराखंड को लेके, कुछ क्वेरीज गुरुद्वार को लेके थी, उनकी विधानसभा को लेके। और उसमें डिसाइड ये हुआ है कि जो कौशल विकास है उसमें कुछ हमारे जो स्टेट लॉज हैं उनमें कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म हैं जो हमारे केंद्र सरकार के नॉर्म्स हैं, उसमें उत्तराखंड के हमारे लोग नहीं पूरे कर पा रहे हैं उन नॉर्म्स को। जैसे आप जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें 5 करोड़ रुपए की उन्होंने टर्नओवर रख दी है। इतना टर्नओवर उत्तराखंड में आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। तो हमने स्टेट लॉज में कुछ अमेंडमेंट की बात कही है। दूसरी चीज़, हमने अपने होटल एसोसिएशन और जो हमारे सिडकुल कंपनीज़ हैं उनके साथ टाइप करने की बात हुई है कि उनके साथ टाइप करके जो बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उनको सिडकुल और होटल टूरिज़्म 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने के लिए सक्षम है। तो उन दोनों से हमारे हम होटल एसोसिएशन से हमारी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम सिडकुल एसोसिएशन के साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धाम का सफर यात्रियों के लिए महंगा हो सकता है। 4 धाम में सार्वजनिक परिवहन पर किराया बढ़ाने को लेकर कमेटी तैयार की गई है जो जल्द ही फैसला करेगी कि किराए में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी को लेकर परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक ली। बैठक में परिवहन आयुक्त के साथ सभी निजी वाहन संचालक भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है किराए में करीब 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कि 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो और यात्रियों को हम हर चीज़ की सुविधा दे सकें, इसके लिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और ये निश्चित किया है कि हम निजी वाहनों को भी, रोडवेज को भी, केमो को भी शामिल करें। आवश्यकता पड़े अन्यों का भी अगर हम सहयोग ले सकें तो हम इस यात्रा को सुगम और सरल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम में की गई व्यवस्था के मद्देनजर करीब एक दिन में 8000 से ज्यादा श्रद्धालु रुक सकेंगे। रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक अलग अलग जगह बड़े बड़े टेंट और पंडाल लगाए जाएंगे। आपको बता दें इस बार केदारनाथ में यात्रियों के काफी ज्यादा तादाद में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और जितने ज्यादा यात्री होंगी व्यवस्था उतने ही ज्यादा अच्छे ढंग से करनी होगी और उसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। एक साथ 8000 यात्री ठहर सके इसकी व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी में फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया।
इसके साथ ही सरकारी विभागों की अलग अलग टीमों ने बाजार में संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। तो आगजनी की घटनाओं को लेकर प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल किया गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगजनी की घटनाएं ज्यादा ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड बेस्ड ऐप बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी उपलब्ध होगी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपतियों के संबंध एक दूसरे से सहयोगपूर्ण होने चाहिए। उन्हें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी होने की बजाय सहयोगपूर्ण होना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से उत्तराखंड को लेकर अपने विजन को भी साझा किया, जिसमें रिवर्स माइग्रेशन, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह की मजबूती और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात की। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा अपने निजी दौरे पर बुधवार को नैनीताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मॉल रोड स्थित एक दुकान से उत्तराखंडी शैली में बने सामान की खरीदारी की। तो वहीं नैनी झील में नौकायन का लुत्फ भी उठाया। इसके साथ ही जयप्रदा ने एक होटल में लंच किया। टिहरी में NH 94 पर नागनी के पास नया स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अब NH 94 को रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागनी के पास हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए NH 94 रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। जिलाधिकारी टिहरी द्वारा हमसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई और इसमें इनको अनुमति प्रेषित की गई है 18 से लेकर 25 तक। और उनका ये BRO का कहना था कि लंबा काम, रात को देर तक काम करके, क्योंकि मलबा काफ़ी है, उसको हटाने के लिए समय चाहिए, तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक को रास्ता बंद करने की इनको अनुमति दी गई है। और इस संबंध में जितने और जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसमें कि एक तो पब्लिक में इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता रहे कि 9 से 5 रात को रास्ता बंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में एक मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। तो इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाई में अचानक से मैक्स गाड़ी गिर गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं नैनीताल के जंगलों में लगी आग की वजह से वन्य जीव की जान पर बनाई। इस बीच गुलदार शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि जंगल में आग लगने की वजह से वन्य जीव शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिसके लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। जंगलों में आग लग रहा है और इसी कारण से आबादी क्षेत्र में गुलदार वगैरह आने का बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल रहे हैं। तो इसी में किधर किस एरिया से कंप्लेंट मिल रहे हैं, हमारा डिविजन लेवल से 2 गश्त टीम मैंने मतलब रखा है। तो उधर स्पॉन्टेनियसली दे गो देयर एंड उसको पटाखे फोड़ के उसको जंगल के तरफ भगाता है। उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य एवं कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित पंकज नाम के शख्स की तहरीर पर कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि पीड़ित और उसके सहयोगी से आरोपी प्रदीप उनियाल ने नौकरी के नाम पर करीब 14.5 लाख रुपए लिए थे और विश्वास पे लेने के लिए सचिवालय के अंदर बीते साल इंटरव्यू भी करवाए गए थे। तो सचिवालय में ठगी की गई है। नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना पटेल नगर में कंप्लेनेंट द्वारा ये शिकायत की गई कि ये लोग एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे जिसके द्वारा बताया गया था कि उसके सचिवालय में अच्छी जान पहचान है और इसी चीज़ को लेकर के उसने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और उनसे लगभग 14.5 लाख रुपए जो है वो ठग लिए। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अगली खबर रानीखेत से, जहां द्वारा हाट बाजार में मीट की दुकान खोलने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल त्रिमूर्ति चौराहे पर मीट की दुकान खोलने को लेकर पहले भी 2 दुकानदार आपस में भिड़े थे, लेकिन इस बार स्थानीय व्यापारी टैक्सी यूनियन के लोगों ने मीट की दुकान खोले जाने को लेकर हंगामा कर दिया। उनका कहना था दुनागिरी मंदिर जाने का ये मुख्य मार्ग है और यहीं से श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी मिलती है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और मीट व्यवसायी के आत्मदाह की धमकी देने पर उसे गिरफ्तार कर मामले को शांत कराया।
और चलिए इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।